नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का कुछ हम प्रश्न करेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न हम करवाएंगे वो टॉप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में दोस्तों वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो बोर्ड परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले प्रश्न से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, आप दूसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की दोस्तों न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है हमारा या तो 25 मीटर होता है, या तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होता है, या तो 25 सेंटीमीटर होता है, या तो 2.5 मीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों समान दृष्टि वाले युवा के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों जब आपसे पूछे कि इसका अधिकतम दूरी वस्तुओं को साफ देखने में कितना होता है, तो अनंत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, आप तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितना दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि इसका अधिकतम दूरी तक जो सामान्य नेत्र वाला है कितना दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, अब चौथा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपको लिखा हुआ है काल्पनिक, सीधा तथा उल्टा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अब ये 5वां नंबर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है परमाणु, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है आयन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोटॉन, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये हमारा छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथ ही में एक बात और याद रखिएगा आप दोस्तों कि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हमेशा सीधा, सेकेंड ऑप्शन में हमेशा उल्टा,
थर्ड ऑप्शन में सीधा भी और उल्टा भी, लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगर जो आपसे अवतल दर्पण में पूछे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक। यहाँ पर उत्तल दर्पण पूछा है इसलिए हमेशा सीधा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में लिखा है अवतल दर्पण और लास्ट में लिखा है एक पतला लेंस। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों इसको हम दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो आपसे पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं तो हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है सीधी निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोस्तों क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा दोस्तों उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण की दोस्तों प्रवर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, सेकेंड ऑप्शन में आपसे लिखा हुआ है फोकस केंद्र, थर्ड ऑप्शन में लिखा है ध्रुव और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र कहलाता है तो ध्रुव कहलाता है, ठीक। हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है। तो लेंस में जो कितने मुख्य फोकस होते हैं दोस्तों तो 2 होता है, ठीक है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और अगर जो दोस्तों आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम और वीडियो बनाए हैं दोस्तों उसमें वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम बनाए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है, ताकि अगर उससे संबंधित आपका एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो आप 100% उसका जवाब आप सही दे सकें। चलिए देखते हैं हम अब 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र द्वारा धारा मापी जाती है, किस यंत्र द्वारा दोस्तों धारा मापी जाती है। तो देखिए अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है वोल्टा मीटर, आगे ऑप्शन हम देख पढ़ते हैं, आगे ऑप्शन में लिखा हुआ है एमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पूछा गया आपसे कि किस यंत्र द्वारा धारा मापी जाती है तो वो है जो एमीटर द्वारा दोस्तों धारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है दोस्तों। तो वो विभवांतर जो मापा जाता है दोस्तों वह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी तार में धारा का मान निर्भर करता है। तो देखिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल आरोपित विभवांतर पर। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल तार के प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा हुआ ए और बी दोनों, और लास्ट में लिखा हुआ है इनमें किसी पर नहीं, इनमें किसी पर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी तार में धारा का मान जो निर्भर करता है आरोपित विभवांतर पर भी करता है और तार के प्रतिरोध पर भी करता है। ठीक है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। देखते हैं हम आगे ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा। ठीक, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों प्रकृति स्रोत जो है निम्न में कौन है, तो वो टमाटर है। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए संतरा में जो है हमारा दोस्तों, संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा कि संतरा में हमारा क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ सिरका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सिरका में जो हमारा दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और इमली में जो हमारा टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, ये चारों का अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब संतरा में अगर जो आपसे पूछे इसमें साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, और टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल इसमें दिया हुआ ही है, और सिरका में जब पूछेगा तो सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और जब इमली में पूछेगा तो टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्न में दोस्तों कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हुआ Mg यानी कि मैग्नीशियम। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कैल्शियम CSM, कैल्शियम को डिनोट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम Na यानी कि सोडियम, और यहाँ लास्ट ऑप्शन लिखा है पोटेशियम K। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है जो पोटेशियम होता है K। हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा 19वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण बनाता है, तो पुंकेसर बनाता है दोस्तों। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु भार जो होता है 23 होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछे कि परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का, तो परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर परमाणु भार पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ राइट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आगे भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक, धन्यवाद।